स्वागत है आप लोगों का एक नई वीडियो में। हम लोग रासायनिक सामयिकी 2 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। रासायनिक सामयिकी यूनिट का भाग 1 और भाग 2। आज हम भाग 3 पर चलेंगे और जो हमारे टॉपिक होंगे उन्हें मैंने हमेशा की तरह देखो इधर लिख रखा है। विद्युत अपघटन, वियोजन या आयनन की मात्रा, अम्ल और क्षार से संबंधित परिभाषाएं, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, सम आयन प्रभाव और उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण और लवण का जल अपघटन। इतने टॉपिक हमने सोचा है कि आज की वीडियो में लेंगे। देखिए, सबसे पहले है आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य वे आयनिक यौगिक जिनमें हम विद्युत प्रभावित कर सकते हैं, सभी में नहीं कर सकते, लेकिन वे आयनिक यौगिक जिनमें विद्युत का प्रभाव किया जा सकता है, विद्युत को प्रभावित किया जा सकता है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ज़्यादातर ये आयनिक यौगिक ही होते हैं, जैसे NaCl, HCl, H2SO4, CuSO4। ये एक बार पुनः बता दूं आपको कि वे आयनिक यौगिक जिनके विलयन में हम विद्युत का प्रभाव कर सकते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दूसरी बिंदु है हमारा विद्युत अपघटन। किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रभावित करने पर वो 2 भागों में टूट जाता है और यह क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रभावित करने पर वह 2 भागों में बढ़ जाता है, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन। उदाहरण के लिए हम HCl को ले सकते हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत अपघटन कर रहे हैं और ये हाइड्रोजन और क्लोरीन में बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ है हमारी वियोजन या आयनन की मात्रा। बड़ा सीधी सी चीज़ है कि वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आयनन की मात्रा। मतलब कितने अणु तो वास्तव में वियोजित हो गए या आयनित हो गए वो, और बटे कर दें हम उनके टोटल कितने अणु थे, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? वियोजन या आयनन की मात्रा। अब चौथा बिंदु है हमारा अम्ल और क्षार। इन्हें समझना है हमें। तो 3 वैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषाएं देने का प्रयास किया, ब्रांस्टेड, लॉरी, लुईस और आरहेनियस। तो तीनों के अनुसार ही एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए आप, इधर ध्यान से मैंने लिख रखा है। ब्रांस्टेड लॉरी ने कहा कि अम्ल वे हैं जो प्रोटॉन प्रदान करते हैं और क्षार वे हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। यानी ब्रांस्टेड लॉरी ने प्रोटॉन के आधार पर अम्ल और क्षारों का डिवीजन किया। जो प्रोटॉन दाता हैं वो अम्ल और जो प्रोटॉन ग्राही हैं वो क्षार। आरहेनियस ने अम्ल और क्षारों में जो अंतर किया, उन्होंने कहा कि जलीय विलयन में जो यौगिक H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो यौगिक OH- यानी हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल और क्षार। तीसरे वैज्ञानिक थे हमारे लुईस। लुईस ने
इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर अम्ल और क्षार को विभाजित किया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अगली बात आती है हमारी ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। दुर्बल विद्युत अपघट्टियों में, दुर्बल विद्युत अपघट्टियों में आयनन की मात्रा उनकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। जैसा कि इस समीकरण से स्पष्ट है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टियों में आयनन की मात्रा उसकी तनुता के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यहाँ मैंने सूत्र के द्वारा दिखाया है, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट वी। ये क्या है? तनुता है, और ये आयनन की मात्रा है। अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में अगर आयन समान हो जाएं, आयन कैसे हो जाएं? समान आयन वाले दो मिल जाएंगे तो आयनन की मात्रा जो है कम हो जाएगी, आयनन की मात्रा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रभाव को हम क्या कहेंगे? सम आयन प्रभाव। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट में समान आयनों वाला एक दूसरा अपघट्ट मिला है तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है उसका आयनन की मात्रा घट जाती है, और इसे हम सम आयन प्रभाव कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए HCl, इसमें क्या होता है कि H प्लस और Cl माइनस आयन। दूसरा एक और देखें, इसमें जो मिला दें हम H2S, तो इसमें प्लस S माइनस माइनस, इस तरह से इसमें वियोजन होगा। लेकिन इन दोनों में ही क्या खास बात है कि ये समान आयन है। इन समान आयन की वजह से जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है H2S, इसके सल्फाइड आयनों की संख्या में कमी आ जाएगी, इसका आयनन कम होगा। ये किसका उदाहरण है? सम आयन प्रभाव का उदाहरण है। एक और लेना चाहें तो वो भी मैंने लिख रखा है, जैसे NH4OH, इसमें आयनन होगा तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस, और समान आयन वाला दूसरा लें NH4Cl, तो इसमें भी इस तरह से होगा NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस। देखिए यहाँ पे भी आयन कैसे हो रहे हैं? समान हो रहे हैं, तो आयनन की मात्रा घट जाएगी। इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? सम आयन प्रभाव कहते हैं। अगला जो हमारा बिंदु है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बड़ी प्रमुख अभिक्रिया है ये। एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया से, एक अम्ल और एक क्षार की क्रिया से लवण तथा पानी बनते हैं। यह क्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैंने वहाँ भी उदाहरण दिया है, जैसे एक अम्ल HCl क्या है? अम्ल है, और NaOH ये क्या है? आपका क्षार है। तो इनकी अगर हम क्रिया कराएं तो एक लवण यानी NaCl और पानी H2O जो बनता है, ये क्या है? आपका लवण। ये आपका क्षार है और ये आपका अम्ल है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। एक अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और पानी बनते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। अगला हमारा जो बिंदु है वो है हमारा लवण। तो लवण की परिभाषा तो इसी में हो गई। अम्ल और क्षार की क्रिया से बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? लवण कहलाएगा।
अब अगला बिंदु जो हमारा आता है वो आता है लवण का जल अपघटन। लवणों का जल अपघटन। लवणों का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन। वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अविकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाती है। एक बार पुनः सुने। वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अविकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। क्या होता है? कोई लवण क्या होता है? जल से अविकृत होता है और क्या बनाता है? या तो विलयन बनाएगा, कैसा? अम्लीय विलयन बनाएगा, या बनाएगा क्षारीय बना लेगा, या कैसा बनाएगा? उदासीन। इस तरह का ये विलयन बन सकता है। तो ये क्या कहलाता है? लवण का जल अपघटन। अब यहाँ सवाल उठता है कि जो लवण का जल अपघटन है, इसमें किस तरह से इसको समझा जाए। तो लवणों के जल अपघटन को समझने की सीधी सी बात है कि दो तरह के होते हैं विद्युत अपघट। एक दुर्बल विद्युत अपघट और प्रबल। तो दुर्बल और प्रबल, इनका योग कितने प्रकार से हो सकता है अगर हम ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए एक हमने दुर्बल अम्ल हमने लिया, हाँ, हमने इसकी क्रिया कराई किससे? प्रबल क्षार से इसकी क्रिया कराई। दुर्बल अम्ल की क्रिया किससे कराई? प्रबल क्षार से। तो अब जो लवण बनेगा उसका विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा। सीधी सी बात है, इसमें प्रबल कौन है? क्षार। तो कैसा विलयन होगा? आंख बंद करके समझ जाओ, जो तगड़ा है उसी की चलेगी। तो इसमें क्षार प्रबल है तो कैसा विलयन होगा? क्षारीय होगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? पलट दें इसको, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनेगा तो वही लवण। अब आप भी समझ गए होंगे कि इसका जो विलयन होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? भाई ताकतवर कौन है इसमें? अम्ल ताकतवर है, प्रबल है, तो इसका विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। चलो भाई तीसरी कंडीशन, अम्ल भी दुर्बल ले लो और क्षार भी कैसा है? दुर्बल है। अब पड़ गए चक्कर में, पड़े चक्कर में। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे जो लवण बनेगा वो तीनों में से कैसा भी हो सकता है। अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। ध्यान दें इस बात पर। अगर दोनों ही दुर्बल हैं तो जो लवण बनेगा फिर उसके बारे में आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और या फिर उदासीन भी हो सकता है। अब इन दोनों को प्रबल प्रबल करके देखें। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, तो दोनों ही पहलवान बराबर के।
तो भाई या तो जल अपघटन होगा ही नहीं, क्या होगा, जल अपघटन नहीं होगा, जल अपघटन नहीं होगा। और अगर तुमने कराया भी कैसे भी तो विलयन कैसा बनेगा, उदासीन। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इसको पॉज करके या 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें उसको देखें और बार बार समझने की कोशिश करें। हाँ, आपके कुछ सवाल प्रश्न आते हैं, मैं किसी वीडियो में फिर उन सबको लूँगा और आपको उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए धन्यवाद।